कुंतापुर गांव में अशरफीलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। अपने व्यापार के बल पर उसने अपार धन अर्जित किया, परंतु उसकी कंजूसी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग उसे धनी तो कहते थे, पर साथ ही अत्यधिक मितव्ययी भी मानते थे। एक दिन अचानक अशरफीलाल को तेज बुखार आ गया। उसका शरीर निढाल पड़ गया और उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। परिवार वालों ने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने ध्यानपूर्वक परीक्षा की, पर शरीर में कोई स्पष्ट दोष नजर नहीं आया। चिंतित होकर वैद्य ने कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं लगती, ये तो दर्द का ज्वर प्रतीत होता है। वैद्य की बातों पर विश्वास करते हुए अशरफीलाल के बेटे जय ने एक ओझा को बुलवाया। ओझा ने मंत्र पढ़े, ताबीज पहनाया और झाड़ फूंक की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हताश होकर जय दोबारा वैद्य के पास गया और कहा, आपके कहे अनुसार दर्द के ज्वर का इलाज करवाया, परंतु कोई सुधार नहीं हुआ। इस पर वैद्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, दर्द का ज्वर केवल भूत प्रेत के कारण नहीं होता, यह किसी भयावह या अत्यधिक चिंता उत्पन्न करने वाली घटना से भी हो सकता है। कोई ऐसी बात जरूर घटी होगी जिसने तुम्हारे पिता को भीतर से झकझोर दिया होगा। सोचो और उसी आधार पर उनका सही उपचार करो, अन्यथा उनके स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आती जाएगी। वैद्य की बात सुनकर जय को सहसा एक घटना याद आई। कुछ दिन पहले अपने पिता की अत्यधिक कंजूसी से तंग आकर उसने क्रोध में कह दिया था, पिताजी, मुझे मेरी जायदाद दे दीजिए, मैं खुद ही अपने ढंग से जीवनयापन कर लूंगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय तक विवाद हुआ था। जैसे ही जय को यह एहसास हुआ कि उसके कठोर शब्दों के कारण ही उसके पिता बीमार पड़े हैं, उसका मन अपराध बोध से भर गया। उसने घर लौटकर यह बात अपनी मां और पत्नी को बताई। फिर वह अशरफीलाल के पास गया। उनके कमजोर होते चेहरे को देखते हुए बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। मुझे जायदाद का बंटवारा नहीं चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जय के पश्चाताप भरे शब्दों के बाद भी अशरफीलाल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उनका बुखार ज्यों का त्यों बना रहा। जय अब दुकान की पूरी जिम्मेदारी संभालने लगा। जो भी ग्राहक आता वह जय से अशरफीलाल के स्वास्थ्य के बारे में पूछता और जय सभी को उनके बुखार की कहानी सुनाता। इन्हीं ग्राहकों में से एक था कमलेश। वह अक्सर दुकान पर आता था और जय से अच्छे संबंध रखता था। जब जय ने उसे अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया तो कमलेश का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। दरअसल कई साल पहले उसने अशरफीलाल से 500 रुपये उधार लिए थे, लेकिन कई बार टालने के बावजूद वह रकम लौटा नहीं पाया था। कमलेश को याद आया कि जब उसने आखिरी बार अशरफीलाल से मोहल्लत मांगी थी तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था। गुस्से में, क्रोधावेश में उसने भी कह दिया था, मैं एक दमड़ी भी नहीं लौटाऊंगा, जो करना है कर लो। उस वक्त वह अपनी बातों के प्रभाव से अनजान था। अब जब उसने सुना कि अशरफीलाल गंभीर रूप से बीमार है तो उसके भीतर दया उमड़ पड़ी। उसे लगा कि शायद पैसों की चिंता और उसकी धमकी के डर से ही व्यापारी का स्वास्थ्य बिगड़ गया होगा। वह तुरंत घर गया, रुपये जुटाए और बिना देर किए अशरफीलाल के पास पहुंचा। उनकी कमजोर आंखों में देखते हुए वह बोला, डरिए मत अशरफीलाल, मैं आपकी पूरी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा। परंतु इसके बावजूद भी अशरफीलाल के बुखार में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिर बीमारी की असली जड़ क्या थी? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा कारण छिपा था? गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि अशरफीलाल लंबे समय से बुखार में पड़े हैं और भाई ज्वर के कारण बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे। गांव के लोग एक एक कर उनके घर आने लगे। हर कोई सहानुभूति प्रकट करता, सांत्वना देता, पर कोई भी उनकी हालत में सुधार नहीं ला पाया। इसी बीच खबर अशरफीलाल की बेटी के ससुराल तक भी पहुंच गई। उनके दामाद के पिता यानी उनके समधी तुरंत उनसे मिलने आए। वे अशरफीलाल के पास बैठे और भावुक स्वर में बोले, समधी जी, मैंने दहेज को लेकर जो दबाव डाला था उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप इस बात की चिंता न करें, जब संभव हो तब दीजिए और यदि न दे सके तो भी कोई बात नहीं। आपकी बेटी हमारे घर में बिल्कुल सुखी है, हम उसे कभी भी इस विषय में तंग नहीं करेंगे। कृपया इस चिंता को मन से निकाल दीजिए। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि इतने सांत्वना भरे शब्दों के बावजूद
अशरफी लाल की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। वे अब भी वैसे ही निढाल पड़े थे। यह सब देख रही थी उनकी पत्नी गजलक्ष्मी। अचानक उनके दिमाग में एक पुरानी बात कौंधी। उन्होंने धीरे से अशरफी लाल के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। अशरफी लाल, जो इतने दिनों से चारपाई पर लेटे थे, झटके से उठकर बैठ गए। यह देखकर जय और उसकी पत्नी हैरान रह गए। जय ने उत्सुकता से पूछा, माँ, आपने ऐसा क्या कहा कि पिताजी एक ही पल में ठीक हो गए? शर्म से नजरें झुकाते हुए गजलक्ष्मी बोली, शादी के बाद से ही मैं इनसे एक सोने की करधनी बनवाने के लिए कह रही थी, लेकिन इन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। बस 1 हफ्ते पहले मैंने गुस्से में कह दिया था कि अगर इन्होंने करधनी नहीं बनवाई तो मैं कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। लगता है इसी बात ने इन्हें भीतर तक परेशान कर दिया और ये चिंता में पड़कर बीमार हो गए। अब सब समझ चुके थे कि बुखार की असली वजह क्या थी। क्या अशरफी लाल अब करधनी बनवाने का निर्णय लेंगे या फिर उनकी कंजूसी एक बार फिर आड़े आएगी? बड़ी देर बाद मुझे यह बात याद आई कि मैंने उनके कानों में कह दिया था कि करधनी बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर वे निढाल होकर बैठ गए होंगे। अशरफी लाल अपनी आंखों से देख चुका था कि उसके बीमार पड़ने के बाद उसकी पत्नी, बहू और बेटा कितने परेशान हो गए थे। सारी पुरानी घटनाएं एक एक कर उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। गांव वालों के प्रति उसके मन में कृतज्ञता का भाव भी उमड़ पड़ा। मन ही मन वह इस विचार से प्रसन्न था कि इस ज्वार के चलते उसकी डूबी हुई रकम वापस आ जाएगी। साथ ही उसका समधी, जो दहेज के लिए हमेशा उसे तंग करता था, अब बदल चुका था। बेटे की बंटवारे की जिद भी शांत हो गई थी और उसकी पत्नी ने भी अपनी जिद छोड़ दी थी। यह सब सोचते हुए उसने मन ही मन ईश्वर और इस ज्वार का धन्यवाद किया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, इतनी बड़ी कमर के लिए सोने की करधनी बनवानी हो तो जानती हो कितना सोना चाहिए। इसी चिंता में मैं बीमार पड़ गया था, लेकिन अब समझ में आ गया है कि जो पत्नी मुझ पर अपनी जान छिड़कती है, उसके लिए कितना भी खर्च करो वह कम ही रहेगा। मैं तुम्हारे लिए अवश्य करधनी बनवाऊंगा। गजलक्ष्मी ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आपकी कंजूसी से तंग आकर ही मैंने उस दिन ऐसी मांग रख दी थी जिसके लिए अब मैं माफी मांगती हूँ। अब करधनी के लिए मेरा मोह नहीं रहा। अगर इसे बनवाना ही है तो इसे हमारी बहू के लिए बनवाइए, उस पर यह अधिक सुंदर लगेगी। गजलक्ष्मी की यह बात सुनकर पूरा परिवार खिलखिलाकर हंस पड़ा। उस दिन के बाद अशरफी लाल पूरी तरह स्वस्थ हो गया और उसने अपनी कंजूसी भरी आदत भी छोड़ दी। इस प्रकार वे सभी फिर से एक खुशहाल परिवार की तरह जीवन बिताने लगे। एक गांव में महतो नाम का एक किसान रहता था। उसका एक पुत्र था गोकुल और उसकी बहू का नाम दुर्गा था। दुर्गा का एक भाई था बद्रीनाथ। पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहा था। महतो के पास 4-5 सोने के कीमती कंगन थे। उसकी बहू दुर्गा हमेशा इन कंगनों को लालच भरी नजरों से देखती रहती थी। वह सोचती थी कि ये कंगन किसी दिन उसके हाथ लगेंगे। गोकुल भी इसी उम्मीद में था कि पिता के निधन के बाद वह इन कंगनों को बेचकर अपनी पत्नी के लिए नए गहने बनवा सकेगा। एक दिन महतो रोज की तरह अपने खेत पर गया। काम खत्म होने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और किसी चिंता में डूबा रहा। शाम ढलते ढलते अंधेरा गहराने लगा और उसे साफ दिखाई देना बंद हो गया। घबराकर उसने चारों ओर देखा और जोर से पुकारा, कोई है? मुझे घर तक पहुंचा देगा? उसके खेत में कुछ दूरी पर बद्रीनाथ भी काम कर रहा था। उसने महतो की आवाज सुनी और तुरंत उसके मन में लालच आ गया। उसने एक चाल सोची और धीरे धीरे महतो के पास पहुंचा। अपनी आवाज बदलकर गरजते हुए बोला, पहले कंगन उतार कर दे दो। अचानक हुए इस हमले से महतो डर गया। मजबूर होकर उसने अपने कंगन उतारकर बद्रीनाथ को दे दिए। अंधेरे में वह पहचान नहीं पाया कि सामने खड़ा व्यक्ति कौन था। बद्रीनाथ जल्दी से वहां से भाग निकला और सीधे सुनार के पास गया। भाई, इन कंगनों को बेच दो और जो पैसे मिले उसमें से आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। उसने सुनार से कहा, इधर। महतो जैसे तैसे घर पहुंचा। उसकी बहू ने तुरंत पूछ लिया, बाबा, आपके कंगन कहाँ गए? महतो घबरा गया।
उसने सोचा, अगर मैं सच बता दूं कि कंगन चोरी हो गए हैं, तो मेरी बहू, जो इन्हीं की लालच में मेरी सेवा करती है, कहीं मेरी देखभाल ही न छोड़ दे। महतो ने चालाकी से खुद को संभालते हुए कहा, मैंने कंगन सुनार को दे दिया है, तुम्हारे लिए गहने बनवाने के लिए। यह सुनते ही दुर्गा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उत्साह में आकर अपने ससुर के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बना दिए और प्रेम पूर्वक परोसने लगी। उधर सुनार आधी रात को अपनी दुकान में काम कर रहा था। असल में वह चोरी के सोने के कंगनों को पिघला रहा था। तभी उसकी पत्नी मीनाक्षी नींद से जाग गई और हैरानी से पूछने लगी, आधी रात को तुम यह क्या कर रहे हो? अचानक अपनी पत्नी को सामने देखकर सुनार घबरा गया। वह नहीं चाहता था कि मीनाक्षी को इस चोरी की भनक लगे। घबराहट में उसका हाथ गर्म सोने से जल गया और दर्द से कराहते हुए वह झुंझलाकर बोला, जाकर सो जाओ, बेकार के सवाल मत पूछो। मीनाक्षी को शक तो हुआ, लेकिन उसने चुप रहना ही ठीक समझा। सुबह होते ही दुर्गा सुनार के घर जा पहुंची। वहां सुनार मौजूद नहीं था, तो उसने मीनाक्षी से कहा, मेरे ससुर ने सोने के कंगन गहने बनवाने के लिए तुम्हारे पति को दिए हैं। मुझे उसमें से 2 कंगन और 1 अंगूठी बनवानी है। जब तुम्हारा पति लौटे तो उसे ये बात बता देना और कह देना कि तुरंत मेरे घर आकर बात करे। इतना कहकर दुर्गा वापस लौट गई। जब सुनार घर पहुंचा तो मीनाक्षी ने उसे दुर्गा की कही हुई सारी बातें बता दी। सुनार पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर तुरंत संभलते हुए बोला, यह सोना उनका नहीं है, तुम चुप रहो। इधर दुर्गा ने घर लौटकर पूरे परिवार के सामने यह ऐलान कर दिया कि वह सुनार के घर होकर आई है और जल्द ही उसके गहने बनकर आ जाएंगे। ये सुनकर महतो और बद्रीनाथ दोनों स्तब्ध रह गए, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद मौका देखकर बद्रीनाथ सुनार के घर पहुंचा और कंगनों की बात छेड़ी, मगर सुनार भी कम चालाक नहीं था। इस पर सुनार बिगड़कर बोला, कौन से कंगन? तुमने मेरे हाथ में कोई कंगन नहीं दिए। अगर चाहो तो अदालत में जाकर शिकायत कर दो। सुनार को अब यह अच्छी तरह पता चल चुका था कि कंगन महतो के थे, मगर वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। ये सुनकर बद्रीनाथ हैरान रह गया। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। पश्चाताप के बोझ से दबा वह चुपचाप घर की ओर लौट पड़ा। लेकिन जब बद्रीनाथ सुनार से बात कर रहा था, तब सुनार की पत्नी मीनाक्षी ने यह पूरी बातचीत छिपकर सुन ली थी। इधर महतो ने गुप्त रूप से अपने पुत्र गोकुल को बताया कि कुछ दिन पहले किसी ने अंधेरे में जबरन उसके कंगन छीन लिए थे, मगर चूंकि उसकी आंखें ठीक से नहीं देखती थी, वह पहचान नहीं सका कि वह कौन था। यह सुनकर गोकुल सतर्क हो गया। उसने बीते दिनों कई बार बद्रीनाथ को सुनार के घर आते जाते देखा था। उसे अब शक होने लगा था कि मामला कुछ गड़बड़ है। उधर मीनाक्षी कई दिनों से अपने पति के तानों से परेशान थी। सुनार अक्सर उसे ताने मारता, तेरे मायके वालों ने तेरे लिए कोई गहने तक नहीं बनवाए। हर रोज यह सुन सुनकर मीनाक्षी दुखी रहने लगी। अब उसके मन में भी एक नया विचार आया, अगर मैं अपने पति के पिघलाए हुए सोने को चुरा लूं और उसे मायके भेजकर गहने बनवा लूं, तो फिर मुझे कभी कोई ताना नहीं सुनना पड़ेगा। यही सोचकर वह सोने को हड़पने की ताक में बैठी रही। जैसे ही सुनार घर से बाहर निकला, उसने जल्दी से सोना उठाया और अपने कपड़ों में छिपा लिया। शाम को जब सुनार घर लौटा तो सोना गायब देखकर आग बबूला हो गया। उसने मीनाक्षी पर शक करते हुए उसे झकझोर दिया, सोना कहाँ है? तुमने जरूर इसे चुराया है। मगर मीनाक्षी ने कसम खाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती। दूसरी तरफ बद्रीनाथ भी सुनार से मिले धोखे का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। आधी रात को वह दबे पांव सुनार के घर पहुंचा और आंगन में एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। उसकी आंखों में बदले की आग थी। उसने अपने हथियार को कसकर पकड़ा और सही मौके का इंतजार करने लगा। गोकुल के मन में यह पक्का यकीन हो चुका था कि सुनार और बद्रीनाथ के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है। इसी कारण वह चुपचाप बद्रीनाथ की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। जब उसने देखा कि बद्रीनाथ कहीं जा रहा है, तो वह भी दबे पांव उसके पीछे हो लिया और एक झाड़ी में छिपकर उसकी गतिविधियों को देखने लगा। इधर सुनार को घर से सोना गायब होने पर पूरा शक था कि यह उसकी पत्नी मीनाक्षी की ही करतूत है, लेकिन वह सीधे तौर पर कुछ कहने के बजाय पलंग पर लेटकर नींद का बहाना करने लगा और छिपकर अपनी पत्नी पर नजर रखने लगा। मीनाक्षी भी अपने ही सोच विचार में डूबी थी। उसे लग रहा था कि सोने को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है।
इसलिए जैसे ही उसे लगा कि उसका पति गहरी नींद में है, वह चुपके से उठी और घर से बाहर निकल गई। उसने सीधा जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए, परंतु सुनार कहाँ इतनी आसानी से धोखा खाने वाला था। वह भी दबे पांव अपनी पत्नी के पीछे हो लिया। इधर बद्रीनाथ को यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि सुनार और उसकी पत्नी कहाँ जा रहे हैं। उसे कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए वह भी उनका पीछा करने लगा। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। गोकुल, जो पहले से ही बद्रीनाथ की हरकतों पर निगाह रखे था, उसे पीछे जाते देख चुपचाप उसके भी पीछे हो लिया। अब हालात यह थे, मीनाक्षी को लगा कि वह अकेली जा रही है, सुनार को लगा कि वह अकेली अपनी पत्नी का पीछा कर रहा है, बद्रीनाथ को लगा कि वह अकेला सुनार और उसकी पत्नी का पीछा कर रहा है, गोकुल को लगा कि केवल वही छिपकर बद्रीनाथ का पीछा कर रहा है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वे चारों एक के पीछे एक कतार में चल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे शिकार पर निकली बिल्लियां दबे पांव आगे बढ़ती है। असली मोड़ तब आया जब गांव के बाहर एक सुनसान मंदिर के पास मीनाक्षी रुकी। उसने जल्दी से जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा, उसमें सोना छिपा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। काम पूरा करके वह राहत की सांस लेते हुए घर की ओर चल पड़ी। लेकिन उसकी नजरों के ओझल होते ही बाकी तीनों उस गड्ढे पर झपट पड़े। अब वहां सुनार, बद्रीनाथ और गोकुल आपस में भिड़ गए। तीनों ही उस सोने पर अपना हक जमाने लगे और गर्मागर्मी से झगड़ने लगे। तभी अचानक एक भारी आवाज गूंजी, ठहर जाओ। तीनों ने चौंक कर पीछे देखा। उनके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में कड़कपन था और चाल में रौब। असल में वह कोई और नहीं बल्कि नगर का कोतवाल था। नगर में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं को देखते हुए वह भेष बदलकर रात को पहरा दे रहा था और आज इन चारों के गुप्त खेल का भांडा फूट चुका था। कोतवाल उन चारों को पकड़कर सीधे राजा के दरबार में ले गया। राजा के समक्ष खड़े होकर चारों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। हर कोई खुद को निर्दोष साबित करने में लगा था, मगर सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती थी। राजा ने पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर निर्णय सुनाया। सोना चुराने के अपराध में बद्रीनाथ को कड़ा दंड दिया गया। इस चोरी में उसका साथ देने और धोखा देने वाले सुनार को भी दंडित किया गया। महतो को उसका सोना वापस दिलाया गया। कुछ समय बीतते ही दुर्गा ने उस सोने से अपने लिए सुंदर गहने बनवा लिए। अब महतो, गोकुल और उनकी बहू दुर्गा एक बार फिर अपने सुखी परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक गांव रामपुर में एक प्रभावशाली चौधरी परिवार का वर्चस्व था। जसवंत सिंह चौधरी एक समृद्ध जमींदार थे और उनके 4 बेटे थे, महेश, प्रकाश, रविंदर और बलवंत। बलवंत सबसे छोटे बेटे थे, जो शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आए थे। उनके गांव वापस आने पर पूरे गांव में हर्षोल्लास का माहौल था। चौधरी साहब ने इस खुशी में एक भव्य भोज का आयोजन किया था, जिसमें आसपास के रसूखदार लोगों और गांव के हर परिवार को आमंत्रित किया गया था। साथ ही नाच गाने और संगीत का भी आयोजन किया गया था। पूरा गांव चौधरी साहब के यहाँ नए नए कपड़े पहनकर और अच्छे से तैयार होकर पहुंचा था। महिलाएं भी सज धज कर वहां पहुंच रही थी। एक तरफ भोज चल रहा था और दूसरी तरफ एक बड़े मंच पर चौधरी साहब और उनके परिवार के लोग बैठे हुए थे। बलवंत भी वहां मौजूद थे। शहर में रहकर उनकी सुंदरता में और निखार आया था। वही मंच पर नाच गाने का मजा लेने में जुटे हुए थे। वहां कमली नाम की एक 17-18 साल की खूबसूरत लड़की थी, जो बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। उसके पिता चौधरी साहब के यहाँ मजदूरी करते थे और वह एक गरीब परिवार की बेटी थी। कमली अपने माता पिता की 5वीं संतान थी। जब मंच पर नाच गाना चल रहा था तो कमली भी एक कोने में बैठकर इसका आनंद ले रही थी। तभी बलवंत की नजर उस पर पड़ी और वह उसे देखता ही रह गया। उनकी नजरें आपस में टकराई और दोनों सम्मोहित से हो गए। लेकिन तभी जसवंत चौधरी ने बलवंत को आवाज दी और वह अपने पिता के पास चला गया। कमली भी अपने परिवार के साथ घर चली गई। बलवंत कमली को ढूंढने लगा, लेकिन उसका नाम तक नहीं पूछ पाया। वह कमली का चेहरा और उसकी आंखें याद करता रहा। अगले दिन बलवंत चौधरी कमली को ढूंढने के लिए पूरे गांव का चक्कर लगाया, पर वह कहीं नजर नहीं आई। एक दिन बलवंत अपने खेतों की देखभाल करने गया, जहां फसल कटाई चल रही थी। तभी उसकी नजर कमली पर पड़ी, जो अपनी मां के साथ फसल काटने आई थी। बलवंत ने सभी मजदूरों से उनका हालचाल पूछा और कमली का नाम जानने के बाद उससे मिलने के बहाने खेतों में जाने लगा।
कमली और बलवंत अब अक्सर मिलते और बातें करने लगे। एक दिन बलवंत ने कमली से कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। कमली ने जवाब दिया, मलिक, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा मेल कहाँ है? मैं एक गरीब घर की लड़की हूं और हमारी जाति भी अलग है। आपकी और मेरी कभी भी शादी नहीं हो सकती। बलवंत ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। कमली ने बलवंत से कहा कि वे दोनों पहाड़ी के ऊपर माता के मंदिर चलें, जहां कहते हैं कि मांगी गई मुराद पूरी होती है। वहां वे माता से अपने लिए प्रार्थना करेंगे और माता उनकी मुराद पूरी करेंगी। कमली और बलवंत ने मंदिर जाने का निश्चय किया, जहां वे अपनी प्रेम कहानी को नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। अगले ही दिन बलवंत और कमली तड़के ही मंदिर की ओर निकल पड़े। वे संकरी पगडंडियों से होकर आगे बढ़ते रहे। मंदिर के रास्ते में एक निर्मल नदी आई, जिसे उन्होंने दोनों किनारों से पार किया। फिर पहाड़ी की ऊंचाइयों को चढ़कर वे मंदिर तक पहुंचे, माता के दर्शन किए और एक दूसरे का साथ मांग लिया। मंदिर के पास ही एक कुटिया थी, जहां एक साधु ध्यान मग्न बैठे थे। बलवंत और कमली ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने पूछा, तुम कौन हो बच्चों और यहाँ क्यों आए हो? बलवंत ने अपनी और कमली की पूरी कहानी साधु को सुना दी। साधु कुछ समय के लिए ध्यानमग्न हो गए और फिर बोले, बच्चों, जो तुम करने जा रहे हो वह कठिन है। अगर तुम शादी कर भी लोग तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बलवंत ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों बाबा? लेकिन साधु चुप रहे। बलवंत और कमली अपने घर वापस आ गए। उनके प्रेम का चर्चे गांव में आग की तरह फैल गए। कमली के पिता को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कमली को बहुत मारा और कहा, तुमने क्या किया? अगर बड़े मालिक को पता चला तो वे हमें गांव से बाहर कर देंगे। हम कहां जाएंगे? हम तो उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? उधर जसवंत चौधरी को भी यह खबर लग गई थी। उन्होंने गुस्से में बलवंत को बुलाया और पूछा, बलवंत, यह मैं क्या सुन रहा हूं? रामदीन, हमारा नौकर, उसकी बेटी और तुम्हारा क्या संबंध है? बलवंत ने कहा, बाबूजी, मुझे माफ करें। कमली एक बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं उसे प्यार करता हूं। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। जसवंत चौधरी ने गुस्से में बलवंत को थप्पड़ मारते हुए कहा, क्या इसीलिए तुम्हें शहर भेजा था पढ़ने के लिए? ऐसी लड़कियां बिस्तर तक ही ठीक होती हैं। आज के बाद उसका ख्याल दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी शादी पृथ्वीपुरी के जमींदार की बेटी से होगी। बलवंत ने कहा, नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए। कमली और मैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन जसवंत चौधरी यह सुने बिना ही वहां से चले गए। बलवंत की मां ने कहा, बेटा, तुम्हें अपने बाबूजी की बात माननी चाहिए। उन्होंने जो कह दिया है वह पत्थर की लकीर है। वे तुम्हें और कमली को कभी एक नहीं होने देंगे। तुम वही शादी कर लो जहां बाबूजी ने कहा है। बलवंत ने उत्तर दिया, नहीं मां, मैं और कमली एक दूसरे को कभी नहीं भूल सकते। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इधर जसवंत चौधरी ने अपने विश्वास पात्र आदमी को बुलाया और आदेश दिया, आज रात रामदीन के घर को जला दो। कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। कमरे के बाहर एक व्यक्ति इस बातचीत को सुन रहा था। रात लगभग 2 बजे 8 से 10 नकाबपोश लोगों ने रामदीन के घर के चारों ओर आग लगा दी। रामदीन का घर धधकता हुआ जल चुका था और नकाबपोश लोग वहां से चले गए। उधर नदी के पास पगडंडी पर रामदीन और उसका परिवार चल रहे थे। रामदीन ने कहा, अच्छा हुआ मालिक रविंद्र चौधरी जी ने हमें समय से घर से निकलवा दिया और हमारी जान बचा ली। रविंद्र चौधरी जसवंत चौधरी का तीसरा बेटा और बलवंत का बड़ा भाई था। वह अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था। दोनों भाई साथ खेलते और बड़े हुए थे। रविंद्र पहले से ही बलवंत और कमली के प्रेम के बारे में जानता था और उसने अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की थी। जब जसवंत चौधरी अपने आदमियों को रामदीन के परिवार को खत्म करने का आदेश दे रहे थे, तब रविंद्र ने यह सुन लिया था और समय रहते जाकर सभी को सुरक्षित निकाल लिया था। हालांकि उसने यह बात अपने भाई बलवंत को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे पता था कि उनके बाबूजी जसवंत चौधरी कभी भी उन्हें एक नहीं होने देंगे। अगर उन्हें कमली और उसके परिवार का पता चल गया तो वह फिर से उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए रविंद्र ने यह बात किसी को नहीं बताई और सोचा कि कुछ दिनों में उसका भाई भी कमली को भूल जाएगा और सामान्य हो जाएगा।
तथा उसकी शादी अच्छी जगह हो जाएगी। रविंद्र ने रामदीन को अपने दूर के रिश्ते के मामा के नाम पर एक चिट्ठी दी और कहा, उन्हें अपने यहाँ आश्रय दे देना और काम पर भी रख लेना। रामदीन का परिवार अगले दिन शाम तक नारायणपुर पहुंच गया। चौधरी की चिट्ठी देकर वहां के जमींदार, नारायणपुर के छोटे जमींदार और धर्मपरायण आदमी ने रामदीन के परिवार को अपने खेत में बने मकान में रुकने की व्यवस्था कर दी। इधर बलवंत चौधरी जब सुबह उठता है तो हवेली के बाहर बातें हो रही थी कि रामदीन के घर में रात को आग लग गई और उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। यह सुनकर बलवंत पागल सा हो जाता है और दौड़ते हुए कमली के घर की तरफ जाता है। उसके पीछे उसका भाई रविंद्र भी जाता है। पूरा घर राख का ढेर बन गया था। बलवंत राख के ढेर में घुसने की कोशिश करता है तो पीछे से रविंद्र उसे पकड़ लेता है और अपनी हवेली में ले आता है। बलवंत पूरी तरह बदल चुका है। कमली की यादों में वह पागलों की तरह हो गया है। वह न किसी से बात करता है, न हंसता है, बस गुमसुम ही रहता है। उसका भाई और माँ उसे बहुत समझाते हैं। इधर जसवंत चौधरी उसकी शादी पृथ्वीपुर के जमींदार की बेटी से करवाना चाहते हैं। पृथ्वीपुर के जमींदार की ओर से एक संदेश आता है और वह एक चिट्ठी जसवंत चौधरी को देते हैं। जसवंत चौधरी चिट्ठी पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि उनकी बेटी माधवी की उम्र 18 वर्ष होने पर एक बड़े समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी को निमंत्रित किया गया है। बलवंत को भी लेकर आएं, जिससे माधवी और बलवंत एक दूसरे को देख लें और पसंद कर लें, ताकि आगे उनकी शादी की बात की जा सके। यह खबर सुनकर जसवंत चौधरी बहुत खुश होते हैं और घर में सबको बताते हैं। पृथ्वीपुर के जमींदार की बेटी से बलवंत की शादी हर तरह से फायदे का सौदा है, क्योंकि पृथ्वीपुर एक बहुत बड़ी रियासत है जिसका प्रभाव पूरे देश में है। पृथ्वीपुर के जमींदार की गिनती देश के सबसे अमीर जमींदारों में होती है और वहां कोई लड़का नहीं है, सिर्फ एक लड़की माधवी है। समारोह में माधवी की नजर बस बलवंत पर ही लगी रहती है। माधवी एक बहुत खूबसूरत, संस्कारी और सभ्य लड़की थी, जो सबको सम्मान देने वाली और हवेली में सबकी लाडली थी। समारोह खत्म होने के बाद जसवंत चौधरी अपने रुकने के स्थान पर चले जाते हैं। उधर माधवी का बहुत बुरा हाल था। उसे तो बस चारों तरफ बलवंत चौधरी ही दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। जैसे जैसे रात बीतती है और सुबह होती है, उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी की बात करने के लिए इस समारोह में उन्हें बुलाया गया है। अगर तुम्हें बलवंत पसंद है तो तुम बलवंत से अकेले में मिलकर पक्का कर लो, फिर तुम्हारे पिताश्री चौधरी साहब से तुम दोनों की शादी की बात कर लेंगे। दोपहर के भोजन में जसवंत चौधरी, उनकी पत्नी और बलवंत को बुलाया जाता है। सभी लोग भोजन करने के लिए बैठे थे। माधवी बस बलवंत को देखे जा रही थी, परंतु बलवंत ने एक बार भी उसकी ओर नजर नहीं मिलाई। भोजन के पश्चात माधवी की माँ उससे कहती है, बेटी, बलवंत को हवेली दिखा लाओ। माधवी और बलवंत वहां से बाहर निकल जाते हैं। माधवी बलवंत को अपनी हवेली दिखाती है, परंतु बलवंत उससे कोई बात नहीं करता। माधवी पूछती है, क्या बात है, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? बलवंत उत्तर देता है, आप तो बहुत अच्छी हैं, आपको कोई नापसंद नहीं कर सकता, पर मैं आपके लायक नहीं हूं। माधवी कहती है, आप जैसे भी हैं, मुझे आप बहुत पसंद है। मैं शादी करूंगी तो आपसे ही करूंगी। बलवंत कुछ नहीं कह पाता और उनकी मुलाकात समाप्त हो जाती है। माधवी की माँ उससे पूछती है, कैसा लगा बलवंत तुम्हें? माधवी मुस्कुराकर जवाब देती है। उसकी माँ कहती है, इसका मतलब मैं समझूं कि तुम्हारी हाँ है। पृथ्वीपुर के जमींदार जसवंत चौधरी, पंडित जी और अन्य लोग बलवंत और माधवी की शादी की बात कर रहे थे। पंडित जी कहते हैं, अगले महीने की एकादशी का मुहूर्त शादी के लिए बहुत शुभ है। दोनों परिवारों में शादी की तैयारी चल रही थी, परंतु बलवंत अभी भी कमली की यादों में खोया हुआ था। उधर कमली का भी बुरा हाल था। वह ना कुछ खाती, ना पीती, ना किसी से बात करती, बस गुमसुम रहती थी। रामदीन और उसकी पत्नी उसे बहुत समझाते, पर वह कोई जवाब नहीं देती। एक दिन कमली पास के तालाब के किनारे बैठी हुई थी। तभी नारायणपुर के जमींदार का बेटा कारण वहां आता है। वह कमली को देखकर मोहित हो जाता है। कारण कमली के पास जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? कमली बताती है, मैं पास के खेतों में बने मकान में रहती हूँ। कारण वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर अपनी माँ को कमली के बारे में बताता है और कहता है, मैं शादी उसी लड़की से करूंगा।
कारण की माँ कहती है, मैं तुम्हारे पिताश्री से बात करूंगी। अगले दिन कारण की माँ अपने पति से बात करती है और कारण के दिल की बात बताती है। तब वह कहते हैं, अगर कारण को लड़की पसंद है तो मैं लड़की के पिता को बुलाकर शादी की बात करूंगा। अगले दिन रामदीन को नारायणपुर के जमींदार की हवेली में बुलाया गया। रामदीन हवेली पहुंचा और उसे बहुत सम्मान के साथ बैठाया गया। जमींदार साहब आए तो रामदीन खड़ा हो गया। जमींदार ने उसे बैठने का आग्रह किया और बोले, रामदीन, बुरा मत मानना, पर एक बात कहनी है। रामदीन ने कहा, जी मलिक, आप हमारे अन्नदाता हैं, कहिए। एक नहीं, 1000 बातें कहिए। जमींदार साहब ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी हवेली की बहू बनाना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो। रामदीन ने कहा, मलिक, मुझे कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? यह तो मेरे और मेरी बेटी के लिए सौभाग्य की बात होगी। पर मैं एक छोटी जाति का आदमी हूं और आप राजा सोल्जर कहां, गंगू तेली कहां? मलिक ने कहा, रामदीन, मैं यह सब नहीं मानता। भगवान ने सबसे पहले हमें इंसान बनाया है। कल पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवा लेते हैं। रामदीन बहुत खुश होकर घर लौटता है और अपनी पत्नी और बच्चों को खुशखबरी सुनाता है कि उनके मलिक ने उनकी बेटी कमली का रिश्ता अपने बेटे कारण से तय कर दिया है। यह सुनकर कमली के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, बापू, ये आपने क्या किया? आप जानते हैं कि मैं चौधरी मलिक की अमानत हूं। मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप इस रिश्ते को मना कर दें। रामदीन गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? इतना अच्छा रिश्ता मिला है और वह भी जमींदार के घर से। जिन्होंने हमें आश्रय दिया है वे तुम्हें अपनी हवेली की बहू बना रहे हैं। अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मेरा मरा मुंह देखोगी। कमली का रो रो कर बुरा हाल था। वह सोचती है कि किसी तरह यह खबर बलवंत चौधरी तक पहुंच जाए, पर उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। अगले दिन कमली तालाब के किनारे बैठी हुई थी। तभी अर्जुन वहां आता है और कमली के पास बैठ जाता है। वह पूछता है, कैसी हो कमली? यहां कैसे बैठी हो? कमली कोई जवाब नहीं देती। कारण फिर बोलता है, कमली, हमारी शादी होने वाली है और तुम मुझसे कोई बात नहीं कर रही हो। यह रूखापन क्यों है? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह कमली का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर फिर पूछता है, कमली, एक दोस्त के नाते ही बता दो। इतने में कमली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद जब वह चुप होती है तो कहती है, मलिक, मैं अपना दिल पहले से किसी को दे चुकी हूं और मैं उनके सिवा किसी और को अपना नहीं सकती। वह भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, बस उनका इंतजार है मुझे। कारण कहता है, इतनी सी बात, तो तुम्हारी शादी तुम्हारी इच्छा के बिना नहीं होगी। तुम्हारा प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। जब तक मैं तुम दोनों की शादी नहीं करवा देता चैन से नहीं बैठूंगा। यह मेरा तुमसे वादा है। कमली कहती है, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हो रही है तो क्या तुम मेरा एक अच्छा दोस्त बन सकती हो? अब तो यह बता दो कि वह खुशनसीब कौन है। तब कमली कहती है, वह रामपुर के चौधरी बलवंत जी हैं। बलवंत का नाम सुनकर कारण चौंक जाता है और कहता है, बलवंत तो मेरा भाई है। 1-2 दिन में ही रामपुर जाकर उससे मिलता हूं और उसे तुम्हारे पास लेकर आता हूं। अब तो खुश होना कमली। कमली कहती है, हाँ मलिक, अब मैं बहुत खुश हूं। इधर रामपुर में बलवंत और माधवी की शादी की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी, क्योंकि 3 दिन बाद उनका विवाह होने वाला था। अगले दिन कारण अपने घोड़े पर सवार होकर रामपुर के लिए रवाना होता है। रामपुर से पहले एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर दिखता है तो वह दर्शन के लिए वहां चला जाता है। माता के दर्शन करने के बाद वह पास की कुटिया की ओर बढ़ता है, जहां महात्मा जी ध्यान में लीन होते हैं। महात्मा जी को प्रणाम करके जब वह आगे बढ़ने को होता है तो महात्मा जी उसे रोकते हैं और कहते हैं, रुको बेटा। महात्मा जी कहते हैं, बेटा, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वह कार्य निस्संदेह करो तो सभी के लिए कल्याणकारी होगा। कारण जवाब देता है, बाबा जी, मैंने वादा किया है और वह कार्य मुझे हर हाल में करना ही है। प्रणाम करके वह वहां से आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर में वह रामपुर पहुंचता है और हवेली में प्रवेश करता है। वहां सभी लोगों से मिलकर वह बलवंत के कमरे में जाता है। बलवंत गुमसुम बैठा होता है, लेकिन कारण को देखते ही उसे गले लगाकर रोने लगता है। कारण उसे सांत्वना देता है और बताता है कि कमलेश जीवित है और आज भी उसका इंतजार कर रही है।
बलवंत कहता है, दोस्त, मुझे कमली के पास ले चलो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। इतने में रविंद्र चौधरी वहां आ जाते हैं और सारी बातें सुन लेते हैं। रविंद्र से बलवंत कहता है, आपको पता है कि मेरी कमली जीवित है और मेरा इंतजार कर रही है। रविंद्र कहते हैं, छोटे, मुझे सब पता है, और पूरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने कमली और उसके परिवार को वहां से बाहर निकाला था। बलवंत कहता है, भैया, मुझे कमली के पास जाना है। रविंद्र कहते हैं, छोटे, यह अभी संभव नहीं है। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम हवेली से बाहर भी नहीं निकल सकते। अगर बाबूजी को पता चल गया कि कमली और उसका परिवार जिंदा है तो वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बलवंत कहता है, भैया, फिर क्या करें? मैं कमली के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। रविंद्र सोचते हुए कहते हैं, एक रास्ता है जिससे तुम कमली के पास पहुंच सकते हो और यह शादी भी नहीं रुकेगी। बलवंत और रविंद्र आपस में बातें कर रहे होते हैं। कारण कहता है, मैं पृथ्वीपुर जाऊंगा और माधवी से बात करूंगा। बलवंत कहता है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं ताकि तुम और कमली मिल सको। मुझ पर यकीन रखो। रविंद्र चौधरी भी कहते हैं, माधवी से मिलना और उसे समझाना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि तुम्हें उससे मिलने ही ना दे। एक काम कर सकते हो, वहां जाकर कहना कि बलवंत चौधरी का संदेश लेकर आया हूं। हो सकता है कि फिर तुम माधवी से मिल पाओ। रविंद्र जो अपने संग का कारण को बताते हैं तो कारण कहता है, भाई साहब, आप मुझ पर विश्वास करो, मैं यह काम किसी भी कीमत पर करके आऊंगा। इतने में जसवंत चौधरी कमरे में प्रवेश करते हैं और कारण चुप हो जाता है। जसवंत चौधरी रविंद्र से कहते हैं, तुम यहां बैठे हो, बाहर कितने मेहमान आए हुए हैं। विजयगढ़ से राजा साहब आए हैं, उनका स्वागत करो। वे विदेश जा रहे हैं, इसलिए शादी में नहीं आ पाएंगे, पहले ही आए हैं। रविंद्र चौधरी वहां से उठकर चले जाते हैं। कारण कहता है, मुझे भी निकलना चाहिए पृथ्वीपुर के लिए। वह वहां से निकलता है और घोड़े पर सवार होकर पृथ्वीपुर के लिए रवाना हो जाता है। शाम तक वह पृथ्वीपुर पहुंच जाता है। हवेली के पास घोड़ा रोककर कारण जमींदार की हवेली के दरवाजे पर खड़े दास से कहता है, मैं चौधरी बलवंत का संदेश लाया हूं माधवी के लिए, अंदर जाकर बता दो। दरबान हवेली में प्रवेश करता है और कुछ समय बाद लौटकर कहता है, आप अंदर चलिए। कारण को एक कमरे में बैठाया जाता है। थोड़ी देर बाद माधवी आती है, अभिवादन करती है और पूछती है, चौधरी साहब का क्या संदेश है? कारण कहता है, माधवी जी, बलवंत बहुत व्यथित है। वह आपको दुखी नहीं करना चाहते, पर उनके पास और कोई मार्ग नहीं है। वह आपका अत्यंत सम्मान करते हैं। माधवी कहती है, सीधे सीधे बताइए, बात क्या है? फिर कारण बलवंत और कमली की प्रेम कथा सुनाता है और कहता है, यदि कमली और बलवंत एक नहीं हुए तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। माधवी जी, मुझे आपकी सहायता चाहिए। माधवी कहती है, जब वे किसी और से प्रेम करते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? वह अपने पिताजी को नहीं बता सकते थे तो मुझे तो बता सकते थे। मैं मना कर देती अपने पिताजी से। कारण बताता है, उनके पिताजी ने कहा था, अगर वे माधवी या किसी को भी कुछ बताएंगे तो अच्छा नहीं होगा। माधवी बोलती है, कल मेरी शादी बलवंत चौधरी से है और तुम आज कह रहे हो कि बलवंत चौधरी किसी और से प्रेम करते हैं। मेरे और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा? तब कारण कहता है, माधवी जी, मेरी शादी भी कमली से पक्की हो चुकी थी। मेरी शादी भी 15 दिन बाद है, पर जैसे ही मुझे पता चला कि कमली और बलवंत एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो मैंने सोचा कि मेरा प्रेम मुझे मिले या ना मिले, पर बलवंत और कमली को मिलना चाहिए। माधवी कहती है, मेरे पिताजी को जानते हो, वे बहुत अच्छे हैं, पर ऐसे में वे रामपुर और वहां के चौधरी को नहीं छोड़ेंगे। यह असंभव है, मैं कुछ नहीं कर सकती। कारण, पृथ्वीपुर बारात तो आएगी, शादी भी होगी कल ही। जरूरी नहीं कि शादी बलवंत चौधरी से हो। बाकी का देख लो कारण, क्या करना है? और उठकर कमरे से बाहर चली जाती है। माधवी के शब्दों से कारण सोच में पड़ जाता है और वहां से निकलकर अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है। चलते चलते रामपुर पहुंचता है। वहां बलवंत उसका इंतजार कर रहा होता है। कारण के पहुंचते ही बलवंत अधीर होकर पूछता है, क्या हुआ पृथ्वीपुर में? माधवी ने क्या कहा? कारण कहता है, भाई, तुम परेशान ना हो, तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारी शादी कमली से ही होगी, और हां, किसी से कुछ मत बोलना। कल बारात भी जाएगी और शादी भी होगी पृथ्वीपुर में।
रामपुर में चौधरी की हवेली में शादी की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुबह बारात बड़े धूमधाम से पृथ्वीपुर के लिए निकलती है। चौधरी जसवंत सिंह बहुत खुश है। उनके बेटे का विवाह बहुत बड़ी जमींदार के यहाँ होने जा रहा है। इधर कारण के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। बारात पृथ्वीपुर पहुंच चुकी है। बारात के रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। पृथ्वीपुर पूरा रोशनी से जगमगा रहा है। बारातियों का स्वागत बड़े जोर शोर से हो रहा है। एक कमरे में दूल्हा बलवंत, रविंद्र और कारण रुके हुए हैं। दूल्हा तैयार होकर हाथी की पालकी पर बैठ चुका है। उसके माथे पर सेहरा बंधा हुआ है। वहां का रिवाज है कि सेहरा बंधने के बाद दूल्हे का चेहरा शादी के फेरे होने तक कोई नहीं देख सकता। नाच गाना जोर शोर से चल रहा था। बारात हवेली की ओर बढ़ रही थी। हवेली के बाहर पृथ्वीपुर के जमींदार बारात के स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही बारात हवेली पहुंची, महिलाओं ने दीपक कलश लिए खड़े होकर स्वागत किया। जसवंत चौधरी महिलाओं के कलश में बहुत सारा सोना चांदी डालते हैं। बारात हवेली के अंदर विशाल मैदान में पहुंचती है। सभी बारातियों के लिए 56 प्रकार के व्यंजनों का प्रबंध किया गया है। सभी बाराती भोजन में व्यस्त हो गए। एक ओर शादी की रस्में चल रही थी। दुल्हन ने दूल्हे को वरमाला पहनाई और फिर दूल्हे ने दुल्हन को वरमाला पहनाई। उसके बाद फेरे हुए। शादी संपन्न होने के बाद जब दूल्हे का सेहरा हटाया गया तो सभी लोग चौंक गए। दूल्हा बलवंत की जगह कारण था। सभी लोग यह देखकर हक्के बक्के रह गए। पृथ्वीपुर के जमींदार चौधरी से बोले, यह तूने हमारे साथ धोखा क्यों किया? चौधरी, इसकी बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। चौधरी जसवंत घबराकर बोले, पृथ्वीपुर के जमींदार, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। मेरे बेटे ने मुझसे धोखा किया है। आप मुझे माफ करें। चौधरी जसवंत अपनी तलवार निकालकर कारण की तरफ दौड़े। तभी माधवी उनके सामने आ गई। चौधरी बोले, हट जाओ लड़की, इसका तो आज अंत कर दूंगा। इसने भी विश्वासघात किया है। माधवी कहती है, आप दूर रहिए, ये मेरे पति है। इन्हें किसी ने छुआ भी तो मैं भवानी की कसम खाती हूँ, एक आदमी भी वापस रामपुर नहीं लौटेगा। बारात पृथ्वीपुर से वापस जा चुकी है। पृथ्वीपुर के जमींदार, उनकी पत्नी माधवी और कारण एक ओर बैठे हुए हैं। माधवी कहती है, पिताजी मुझे माफ कर दें। मेरी शादी मेरी पसंद से हुई है। ये नारायणपुर के जमींदार के बेटे कारण है। शादी तय होने के बाद मुझे पता चला कि बलवंत और कमली एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने सोचा कि उनका मिलन होना चाहिए। कारण कहता है, माधवी, आपसे मेरी शादी हुई है। मैं अपना पति धर्म निभाऊंगा, पर पहले मुझे पास के जंगल में जाना है जहां बलवंत मेरा इंतजार कर रहा है। उसे और कमली को मिलाना है। मैं अपना वादा निभाकर वापस आऊंगा और आपको अपने घर ले जाऊंगा। कारण माधवी से विदा लेकर जंगल में निकलता है और अपने दोस्त बलवंत के पास पहुंच जाता है। जंगल में बलवंत उसका इंतजार कर रहा था। कारण के पहुंचते ही बलवंत पूछता है, क्या हुआ वहां? बताओ मुझे। कारण कहता है, दोस्त, सब ठीक है। चलो, मैं तुम्हें कमली के पास ले चलता हूं। दोनों नारायणपुर के लिए रवाना होते हैं। कमली तालाब के किनारे गुमसुम बैठी हुई थी। तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वह पूछती है, कौन? मूर्ति को देखती है तो बलवंत को पहचानती है। कमली बलवंत से लिपटकर रोने लगती है। आपने मेरी खबर ही नहीं ली। मैं तो आपको याद करके तिल तिल मर रही थी। बलवंत कहता है, कमली, मुझे भी नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। मैं तो तुम्हारी याद में पागल सा हो गया था। हम आज कारण की वजह से मिल पाए हैं। बलवंत कारण को गले से लगा लेता है। कारण कहता है, बलवंत, तुम लोगों के लिए यह जगह सुरक्षित नहीं है। अब तुम्हें यहां से दूर जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी चौधरी साहब को पता चल गया होगा कि तुम यहां आए हो। वह तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएंगे। तुम लोग यहां से नाहरगढ़ चले जाओ। वहां मेरा दोस्त वीरेंद्र सिंह रहता है। मैं उसे पत्र लिख देता हूं। वह तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। मेरा घोड़ा ले जाओ। उसके ऊपर बंधे थैले में थोड़ा सा धन रखा है जो तुम्हें जरूरत पड़ने पर काम आएगा। अब तुम लोगों को यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो वह कभी भी आ जाएंगे। कारण और बलवंत एक दूसरे को गले लगाकर विदा लेते हैं। इधर रामपुर बारात वापस आ गई है। जसवंत चौधरी बहुत गुस्से में है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने अपने लोगों को बुलवाया और कहा, जाओ और बलवंत को ढूंढ कर लाओ। जब तक बलवंत का पता नहीं चले तब तक लौटकर मत आना।
मुझे बलवंत चाहिए, किसी भी कीमत पर। आज उसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इधर बलवंत और कमली घोड़े पर सवार होकर आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। कमली कहती है, मलिक, आपने अपना क्या हाल बना लिया है। दोनों एक दूसरे से मिलकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे पूरी दुनिया उनकी हो गई हो। दिन भर यात्रा करने के बाद रात तक वे एक गांव में पहुंचते हैं और वहां के मुखिया के घर रुकते हैं। मुखिया बलवंत को पहचान जाता है क्योंकि वह जसवंत चौधरी का मित्र है और बलवंत की शादी में भी गया था। उसने माधवी और बलवंत की शादी के बाद की घटनाओं को सुना था। मुखिया बलवंत की बहुत खातिरदारी करता है और उसे अपने घर में ठहराता है। कमली और बलवंत पास में ही बातें कर रहे थे। मुखिया को बलवंत पर जरा भी शक नहीं होने देता कि वह जसवंत चौधरी का मित्र है और चुपके से अपने आदमी को रामपुर भेजकर जसवंत को खबर देता है। अगली सुबह जब बलवंत और कमली जाने के लिए तैयार होते हैं तो मुखिया उन्हें रोककर कहता है कि आज उनके यहाँ बच्चे का जन्म उत्सव है, इसलिए वे एक दिन और रुक जाएं। बलवंत और कमली मुखिया की चाल को नहीं समझ पाते। मुखिया अपने बेटे से कहता है कि वे लोग शंकर भगवान के मंदिर दर्शन करने जाएं। सुबह का नाश्ता करके वे लोग मंदिर की ओर चल देते हैं। जब वे दर्शन करके वापस आते हैं, शाम होने को होती है। मुखिया के घर पर कुछ घोड़े नजर आते हैं, जिनमें से एक जसवंत चौधरी का घोड़ा था। बलवंत तुरंत समझ जाता है। बलवंत और कमली तेजी से एक ही घोड़े पर बैठकर मुखिया के बेटे से कहते हैं, कमली के गले की माला मंदिर के पास गिर गई है, हम उसे लेकर आते हैं। और फिर विपरीत दिशा में घोड़े को दौड़ा देते हैं। उधर मुखिया का बेटा घर के अंदर आता है और मुखिया उससे पूछता है कि वे लोग कहाँ हैं। लड़का माला वाली बात बताता है और पास में छिपा हुआ जसवंत चौधरी सब समझ जाता है। वह अपने आदमियों को कहता है, सब लोग जल्दी बाहर आओ और बलवंत का पीछा करो। चौधरी और उसके लोग उसी दिशा की ओर घोड़ा दौड़ाते हैं जिस दिशा में बलवंत और कमली गए थे। आगे जाकर जसवंत कहता है कि यहाँ से अलग अलग रास्ते हैं, इसलिए 3-4 ग्रुपों में बढ़ जाओ और अलग अलग दिशाओं में जाओ। बलवंत और कमली घोड़े से भागते हुए एक जंगल में चले जाते हैं। चौधरी और उसके आदमी भी पीछा करते हुए जंगल में घुस जाते हैं। अंधेरा होते होते बलवंत और कमली एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। उनका घोड़ा थक गया था और उन्हें भी भूख प्यास लगने लगी थी। कमली को डर लग रहा था और वह बलवंत से चिपकी हुई थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। कमली बलवंत से कहती है, मलिक, अगर बड़े मलिक ने हमें पकड़ लिया तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बलवंत कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा कमली, हम सुरक्षित हैं। यहां से निकलेंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे जहां कोई हमारे प्यार के बीच नहीं आएगा। हमारा एक छोटा सा परिवार होगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बलवंत कमली को समझाता है और परिवार की बातें सुनकर कमली शर्मा जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के आगोश में दुनिया से बेखबर होकर सो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि सुबह कब हो जाती है। जब घोड़े की टॉप की आवाज उनके कानों में पड़ती है तो बलवंत अचानक जाग जाता है और कमली को उठाता है। हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वे लोग हमारे पीछे आ गए हैं, बलवंत कहता है। बलवंत और कमली जल्दी से घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। घोड़ा हवा से बातें कर रहा है और वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक पैर बीत जाता है लेकिन जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। वे पानी पीने के लिए झरने के पास रुकते हैं। पानी पीकर जैसे ही खड़े होते हैं उन्हें सांपों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वे फिर वहां से भागते हैं लेकिन पीछा करने वाले लोग उनके और पास आ जाते हैं और दिखने लगते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां दोनों तरफ घना जंगल है और दूसरी तरफ एक नदी बह रही है। वे नदी के समतल पर पहुंचते हैं और उनके पीछा करने वाले लोग भी उनके पीछे चले आते हैं। आगे पहुंचने पर वे देखते हैं कि आगे कोई रास्ता नहीं है। नदी ऊंचाई से खाई में गिर रही है और खाई इतनी गहरी है कि नीचे कुछ भी नजर नहीं आता। बलवंत और कमली घोड़े से उतर जाते हैं। चौधरी जसवंत और उसके आदमी पास आ रहे हैं। कमली और बलवंत एक दूसरे को देखते हैं और एक निश्चय करते हैं। चौधरी के आदमी उनके पास आते हैं और जसवंत चौधरी कहता है, अपने लट्ठी से जाओ और दोनों को पकड़कर लाओ। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं बलवंत और कमली एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी में छलांग लगा देते हैं और नदी में गिर जाते हैं। चौधरी का एक आदमी कहता है, मलिक, वे लोग इतनी ऊंचाई से गिरे हैं, जिंदा नहीं बचेंगे। नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर है, यहाँ से गिरकर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता।
थोड़ी देर बाद चौधरी और उसके आदमी वहां से वापस चले जाते हैं। उधर बलवंत और कमली जब नदी में कूदते हैं तो वे लोग नदी के किनारे बहते हुए जाते हैं और झाड़ियों में फंस जाते हैं। किसी ने सही कहा है, जाको राखे सैया, मार सके न कोई। झाड़ियों में फंसे हुए वे नीचे नहीं गिरते। जब बलवंत को होश आता है तो वह देखता है कि वे झाड़ियों में फंसे हुए हैं और ऊपर से नदी का पानी तेजी से गिर रहा है। बलवंत झाड़ी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पैर और शरीर में लकड़ी के टुकड़े घुसे हुए हैं। वह एक एक करके सभी टुकड़ों को निकालता है और धीरे धीरे पत्थरों के किनारे पर आ जाता है। उसके शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी है। वह अपना कुर्ता फाड़कर खून बहने वाली जगहों को बांध लेता है। फिर वह कमली के पास जाता है जो अभी भी बेहोश है। बलवंत उसे खींचकर पत्थरों के किनारे पर ले आता है। कमली को होश में लाने की बलवंत ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वह देखता है कि वे एक ऐसी जगह फंसे हैं जहां से ऊपर चढ़ना असंभव है और नीचे उतरना अत्यंत कठिन। रात होने को है और कमली बेहोश है। बलवंत असमंजस में है। चारों ओर नदी के पानी की गर्जना हो रही है। कमली का सिर अपनी गोद में रखते हुए उसे होश में लाने का प्रयास करता है, लेकिन वह अब भी बेहोश है। उसकी आंखें बंद होने लगती है और वह नींद में चला जाता है। जब वह जागता है तो देखता है कि कमली को होश आ रहा है। कमली पूछती है, हम कहाँ हैं मलिक? और उठने की कोशिश करती है, पर दर्द के कारण उठ नहीं पाती। मुझे क्या हुआ है? मैं क्यों नहीं उठ पा रही हूँ? वह फिर से नीचे देखती है और डर जाती है। बलवंत कहता है, घबराओ मत, हम सुरक्षित हैं। बस थोड़ी ऊंचाई पर फंसे हुए हैं, जल्द ही निकलेंगे। बलवंत पास के पेड़ की लंबी शाखाओं से रस्सी बनाता है, उसे मजबूत करता है और कमली को कमर से बांधकर धीरे धीरे नीचे उतारता है। फिर खुद भी नीचे आता है। वे जंगल में लगे फलों को तोड़कर खाते हैं। कमली कहती है, मलिक, आप मेरे कारण कितना परेशान हुए। आप एक जमींदार परिवार के बेटे हैं। आपने मुझसे प्यार क्यों किया? आपकी जिंदगी मेरे आने से पहले कितनी अच्छी थी और आज मेरे कारण दर दर भटक रहे हैं। बलवंत कहता है, ऐसा नहीं है कमली, तुम मेरे जीने की वजह बन गई हो। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। अब मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होगी। बातें करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें दूर एक गांव नजर आता है और उनके चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे तेजी से गांव की तरफ बढ़ते हैं। गांव में ठहरने का ठिकाना मिल जाता है और वहां के वैद्य उनके जख्मों का इलाज करते हैं। कुछ दिन बाद स्वस्थ होकर वे गांव वालों से विदा लेते हैं और विन्हारगढ़ के लिए निकलते हैं। कमली और बलवंत बहुत खुश हैं और खुशी खुशी नाहरगढ़ के पास पहुंचते हैं। वहां एक बड़ा मेला लगा हुआ था। कमली कहती है, मलिक, मुझे मेला घूमना है। बलवंत कमली के साथ मेले में जाता है। मेले में कई दुकानें लगी हुई हैं, चूड़ी, कपड़े, मिठाई, बर्तन और नाटक नौटंकी। वे घूमकर थक जाते हैं और एक झूले के पास खड़े हो जाते हैं। तभी कमली देखती है कि एक बच्चा झूले से लटक रहा है और गिरने वाला है। वह चिल्लाती है, मलिक, वह बच्चा गिर जाएगा। बलवंत झूले के नीचे पहुंचता है और बच्चा एक झटके में नीचे गिरता है। बलवंत उसे हवा में ही पकड़ लेता है। लोग इस दृश्य को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बच्चे की मां बलवंत के पास आकर कहती है, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आपका उपकार नहीं भूलेंगे। हम नाहरगढ़ के जमींदार के घर से हैं। कृपया हमारे साथ घर चलें और हमें सेवा का अवसर दें। बलवंत कमली से इशारों में पूछता है कि क्या करना है। कमली सहमति में सिर हिलाती है और वे महिला के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। महिला बलवंत और कमली का आभार प्रकट करती है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए आग्रह करती है। वह कहती है, आप लोगों को मेरे साथ चलना ही होगा। हमें भी सेवा का अवसर दें। महिला अपना परिचय देती है, मैं नाहरगढ़ के जमींदार ठाकुर रतन सिंह की पत्नी मनोरमा हूं। बलवंत और कमली से वह पूछती है, आप लोग कौन हैं? बलवंत जवाब देता है, हम परदेसी हैं और यह मेरी प्रेमिका कमली है। हमारे परिवारों को हमारा रिश्ता पसंद नहीं, इसलिए हम भाग कर आए हैं। हमारी शादी को परिवार वाले कभी स्वीकृति नहीं देंगे, इसलिए हम गांव छोड़कर आए हैं। मनोरमा कहती है, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग यहाँ सुरक्षित हैं। मैं आप दोनों की शादी यहीं करवाऊंगी। नाहरगढ़ पहुंचने पर मनोरमा देवी उन लोगों के रहने की व्यवस्था अपनी हवेली में करती है।
और ठाकुर रतन सिंह को सारी घटना बताती है। रतन सिंह भी उन दोनों का आभार प्रकट करते हैं और कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी की तारीख तय हो जाती है। 4 दिन बाद कमली और बलवंत की शादी है। कमली बहुत खुश है। वह बलवंत से कहती है, मलिक, मैं बहुत खुश हूं। अब हमारा सपना पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए हमने इतनी परेशानी झेली है। परिवार से दूर हुए हैं, हमारी जान पर भी बनाई थी, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं। 4 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है और फिर हम एक दूसरे के जन्म जन्मांतर के साथी हो जाएंगे। हमारा छोटा सा परिवार होगा, जिसमें आप, मैं और हमारे बच्चे होंगे। बलवंत कमली को अपनी बाहों में लेता है और कमली शर्म से लाल हो जाती है। शादी का दिन आ जाता है। कमली बहुत सज धज कर तैयार होती है। ठाकुर रत्न सिंह शादी की बेहतरीन व्यवस्था करते हैं और कई मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है। आज बलवंत और कमली एक दूसरे को वरमाला पहनाकर सदा के लिए एक हो जाते हैं। शादी के बाद रतन सिंह उन्हें कुछ दिन अपने पास रखने के बाद रहने के लिए एक घर देते हैं और बलवंत को अपना मुनीम बना देते हैं। ठाकुर रत्न सिंह उन दोनों को बच्चों की तरह रखते हैं और कमली उन्हें अपने पिता की तरह सम्मान देती है। कमली पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती थी। वह बहुत से व्रत रखती है और अपना अधिकतर समय पूजा में लगाती है। बलवंत और कमली की जिंदगी खुशी से चल रही है। फिर एक और खुशी का समय आता है जब कमली गर्भवती होती है। बलवंत कमली का और अधिक ध्यान रखता है। कुछ समय बाद कमली एक स्वस्थ सुंदर बच्ची को जन्म देती है। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है और उसकी शरारतें बलवंत और कमली को प्रसन्नता से भर देती है। वे अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होते हैं। उसकी चंचलता और शरारतें उनका मन मोह लेती है। लेकिन कहते हैं कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। बलवंत और कमली के साथ भी यही हुआ। कमली की तबीयत अचानक बिगड़ी और बलवंत ने अथक प्रयास से दूर दराज के वैद्यों को बुलवाकर इलाज करवाया, पर उसे कोई राहत नहीं मिली। अंततः कमली अपनी 7 साल की बेटी को छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। कमली के जाने के बाद बलवंत बुरी तरह टूट गया, जैसे उसकी जीने की इच्छा समाप्त हो गई हो। ठाकुर रतन सिंह ने उसे बहुत समझाया और कहा, अपनी बेटी के लिए तो तुम्हें संभालना ही होगा। ठाकुर साहब की बात बलवंत की कुछ समझ में आई और उसने सामान्य जीवन जीने की कोशिश शुरू की, परंतु कमली की यादें उसके दिलो दिमाग से मिटती नहीं थी। बलवंत अपने काम पर जाने लगा और उसकी बेटी घर का काम करने लगी। जब कमली की अचानक मृत्यु हुई, तब उसकी आत्मा को यमदूत लेकर गए, लेकिन कमली की आत्मा भी बलवंत और अपनी बेटी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसकी आत्मा भी अत्यंत दुखी थी। यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले गए। यमराज कमली की आत्मा की स्थिति देखकर बोले, बेटी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, पर हम सभी सृष्टि के जीवन चक्र से बंधे हुए हैं। हमारे भी कुछ नियम कायदे हैं। मैं तुम्हें पूरी तरह पृथ्वी पर तो नहीं भेज सकता, पर तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि तुम अपना पुराना शरीर लेकर अपनी बेटी के पास जा सकती हो, पर कुछ शर्तों के साथ। कमली ने पूछा, यह शर्तें क्या होंगी? तब यमराज ने बताया, तुम सूर्य निकलने के बाद से सूर्यास्त तक अपनी बेटी के पास रह सकती हो। तुम अपने पति को स्पर्श नहीं करोगी। तुम अपने घर और अपनी बेटी के पास के अलावा कहीं नहीं जा सकोगी। तुम अपना कोई भी वस्त्र वहां नहीं छोड़ सकती। अगर कोई भी वस्त्र वहां रह गया तो फिर वापस यहां नहीं आ पाओगी। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें स्पर्श किया और फिर संबंध बनाया तो तुम सोचने समझने की शक्ति खो दोगी और फिर हम जैसा कहेंगे वैसा करोगी। अगर ये शर्तें मंजूर हो तो तुम जा सकती हो अपनी बेटी से मिलने। कमली ने सोच विचार के बाद यमराज की सभी शर्तें मान ली। फिर यमराज ने उसे उसकी बेटी के पास भेज दिया। बेटी जब मां को देखती है तो उसके गले लग जाती है और बहुत खुश हो जाती है। दिन में बलवंत घर पर नहीं होता, वह ठाकुर के यहाँ काम पर जाता है और कमली को अपनी बेटी के साथ समय बिताने का पूरा मौका मिलता है। रात होने से पहले कमली यमलोक लौट जाती है। बच्ची भी अब बहुत खुश रहने लगी। घर का सारा काम, चाहे वह चक्की से आटा पीसना हो, खाना बनाना हो, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना हो, सब कमली आकर कर जाती है। बलवंत जब घर आता है तो देखता है कि घर के सारे काम अच्छे से हो रहे हैं और उसे बना बनाया खाना भी मिल जाता है। बलवंत ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेती हो? तब उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैं थोड़े ही करती हूँ, यह सब माँ आकर करती है, वही सारे काम करके जाती है। बलवंत सोच में पड़ जाता है। अगले दिन बलवंत बीमारी का बहाना बनाकर घर में आराम करता है।
तभी कमली घर के कामकाज में जुट जाती है। वह सारा काम निपटाकर अपनी बेटी से विदा लेकर जाने को होती है। तभी पीछे से बलवंत उसकी ओढ़नी खींच लेता है। कमली मुड़कर देखती है तो बलवंत खड़ा होता है। वह कहती है, मलिक, मुझे मेरी ओढ़नी वापस दे दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बलवंत उसकी बात नहीं मानता और कमली वहीं रह जाती है, क्योंकि ओढ़नी के बिना वह वापस नहीं जा सकती। धीरे धीरे बलवंत और कमली पहले जैसे साथ रहने लगते हैं। कुछ समय बाद कमली फिर से मां बनती है और एक स्वस्थ पुत्र को जन्म देती है। वह बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है और उसकी शादी तय हो जाती है। जब शादी का दिन आता है तो कमली बलवंत से कहती है, मलिक, आज हमारे बेटे की शादी है, मैं बहुत खुश हूं। बलवंत सोचता है, इतने वर्षों से वह कहीं नहीं गई, अब क्या जाएगी, इसलिए वह कमली को उसकी ओढ़नी दे देता है। कमली बहुत खुश होकर नाचने लगती है, लेकिन अचानक उसकी आत्मा और शरीर में परिवर्तन आ जाता है। वह कहती है, बलवंत चौधरी, तुमने एक आत्मा के साथ वह सब कुछ किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम माफी के लायक नहीं हो। आत्मा बनी कमली बलवंत चौधरी को श्राप देती है, तुमने मुझे बंदी बनाया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारे खानदान में कोई भी व्यक्ति विधुर नहीं होगा। सबसे पहले मृत्यु आदमियों की होगी, औरतों की मृत्यु बाद में होगी। तब से चौधरी परिवार को यह श्राप मिल गया और वह एक श्रापित खानदान के नाम से जाना जाने लगा। सोन सुराही स्पेनी लोक कथा। बहुत दिन हुए स्पेन के उत्तरी भाग में घोड़ों का एक व्यापारी रहता था। परिवार में अपना कहने के लिए उसके केवल माँ और बहन थी। वह वर्ष में कुछ दिन तो अपने घर में रहता था, किंतु ज्यादा दिन बाजार में घोड़े और खच्चर की खरीद बेच में बिता दिया करता था। एक दिन वह व्यापारी किसी दूर के नगर में घोड़े बेचने के लिए गया। वहां अच्छा खासा मेला लगा हुआ था। वहीं उसने एक अत्यंत सुंदर लड़की देखी जो अपने हाथ की बुनी हुई कुछ ऊन मेले में बेचने के लिए लाई थी। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि व्यापारी उस पर मोहित हो गया और उससे शादी कर अपने घर ले आया। लेकिन उसकी माँ और बहन बहू को देखकर खुश नहीं हुई, क्योंकि वह गरीब बाप की बेटी होने के कारण अपने साथ दहेज नहीं लाई थी। शादी के लगभग साल भर बाद व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया, लेकिन इसके थोड़े ही दिन बाद वह अपने पति और बच्ची को रोता छोड़कर चल बसी। कुछ वर्ष बाद व्यापारी की माँ भी मर गई। व्यापारी की माँ छोटी बच्ची को बहुत प्यार करती थी और उसकी बड़ी देखभाल करती थी, लेकिन उसकी बहन जुआना उससे बड़ी घृणा करती थी। जब लड़की बड़ी हुई तो उसकी बुआ ने उसे ऐसे काम करने को दिए जो घर में सबसे मुश्किल थे। उसका पिता घर पर रहता तो उसे कभी ऐसे काम न करने देता, लेकिन वह प्रायः घर से बाहर ही रहता था, इसलिए जुआना उसे बहुत तंग किया करती थी। वह बेचारी मार के डर से पिता के आने पर बुआ की शिकायत भी नहीं कर सकती थी। उस छोटी लड़की का नाम कौनचिता था। उसकी बुआ ने उसे जितने भी छोटे बड़े काम सौंप रखे थे, उनमें सबसे मुश्किल काम झरने से पानी भरकर लाने का था। यह झरना घर से बहुत दूर था। झरना एक पहाड़ी की चोटी के नीचे था। इस पहाड़ी के बारे में लोगों का विश्वास था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। पहाड़ी की चोटी पर एक महल के खंडहर बने हुए थे। गांव के बुजुर्ग लोगों का कहना था कि रात के समय उस महल में मशालें जलती देखी गई है और तरह तरह के गाने की आवाजें भी सुनी गई है। लेकिन कौनचिता ने कभी ऐसी कोई बात न देखी थी, बल्कि उसे तो वहां जाने में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि वहां उसे बड़ी शांति मिलती थी। इसी प्रकार दिन बीतते रहे। कौनचिता की 17वीं सालगिरह आई। अब वह फूल की तरह सुंदर और मोहक बन गई थी। पड़ोस में ही एक ईसाई युवक रहता था, कार्लो। वह कौनचिता से प्रेम करता था। कौनचिता भी उससे प्रेम करती थी। वे दोनों इस प्रतीक्षा में थे कि कब कौनचिता के पिता घर लौटें और वे दोनों उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कार्लो स्वभाव का बड़ा नेक और दयालु था। सुंदर तो था ही। दोनों को विश्वास था कि कौनचिता के पिता इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। फिर कार्लो के पिता और कौनचिता के पिता में पुरानी गहरी दोस्ती भी थी। संयोगवश कौनचिता की सालगिरह सेंट जॉन त्योहार से पहले दिन पड़ती थी। यह ईसाइयों का बहुत बड़ा त्योहार है। ईसाइयों का विश्वास है कि इस दिन मुर्दे कब्रों से उठ खड़े होते हैं। उस दिन रात के समय शहर में एक बड़ा नाच होने वाला था और कौनचिता ने कार्लो को वचन दिया था कि वह नाच में अवश्य मिलेगी। वह नाच के लिए तैयार होने लगी। उसने अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहनी, फूलों वाला रेशमी शाल निकाला, फिर अपने लंबे सुनहरी बालों में सुगंधित तेल डालकर और फूल लगाकर अपनी बुआ के पास पहुंची। उसे देखते ही उसकी बुआ नाराज होकर बोली, घर में पानी की बूंद भी नहीं है और तुझे नाच में जाने की सूझ रही है। अभी तो नाच में 1 घंटे की देर है। जा, झरने से थोड़ा पानी तो भर ला। कौनचिता ने विनती करते हुए कहा, बुआ जी, इस समय झरने पर जाना क्या जरूरी है? रात को पानी का क्या होगा? मैं नाच के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ।
मैं बिल्कुल थक जाऊंगी और मेरे सब कपड़े खराब हो जाएंगे। कहो तो मैं पास वाले नल से पानी ले आऊं। वह कोई पानी में पानी है, उसकी बुआ बोली। उसे तो कुत्ते भी नहीं पिए, नालायक, कामचोटी। कौनचिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला और घड़ा उठाकर झरने से पानी भरने चल दी। उसने सोचा कि यदि मैं जल्दी ही लौट आऊं तो अभी भी नाच में जा सकती हूँ, क्योंकि समय अभी काफी था। लेकिन घंटों बीत गए। गाना बजाना बहुत कुछ हो चुका था, कुछ हो रहा था, लेकिन कौनचिता नहीं आई। कार्लो इधर उधर कौनचिता के बारे में लोगों से पूछता फिर रहा था, लेकिन किसी से उसे उसका पता नहीं मालूम हुआ। उसे शक हुआ कि कहीं वह बीमार तो नहीं पड़ गई और वह फौरन ही उसके घर की ओर चल दिया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे जुआना की ही मनहूस सूरत दिखाई दी। कौनचिता का कहीं पता न था। जुआना इस समय इतना डरी हुई थी कि उसने दरवाजा भी डरते डरते खोला। क्या बात है बुआ, कौनचिता कहाँ है? उसने जुआना से पूछा। मैंने उसे कई घंटे पहले झरने पर भेजा था, जुआना ने उत्तर दिया। उसके बाद से ही वह गायब है। जब बहुत देर हो गई और दिन छिपने को आया और वह तब भी नहीं लौटी तो मैं झरने पर गई थी। उसके घड़े तो झरने के पास रखे हुए थे, लेकिन वह खुद कहीं नहीं दिखाई दी। मैं बहुत देर तक खड़ी हुई जोर जोर से आवाज लगाती रही, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मैं कुछ देर खड़ी होकर आवाजें सुनती रही। मैंने घोड़ों की टापों की आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत से घुड़सवार मेरी ओर आ रहे हो। मैं इतना डर गई कि एक चट्टान के पीछे छिप कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे सामने से बहुत से घुड़सवार गुजरे, जिन्होंने अजीब तरह की पोशाकें पहनी हुई थी। उनके सिर पर सफेद कफन सा बंधा हुआ था। उन सबके चेहरे सफेद थे और वे बहुत दुबले पतले थे। कोई भी पहचानने में नहीं आ रहा था। मैं इस कदर डर गई कि वहीं बेहोश हो गई। वे लोग वहां से धीरे धीरे चल रहे थे और इधर उधर बिल्कुल नहीं देख रहे थे। जब मुझे होश आ गया तो मैं वहां से भागकर घर आई और दरवाजा बंद करके बैठ गई। लेकिन कौनचिता का क्या हुआ? वह मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। कहीं वही लोग तो उसे नहीं ले गए? जब जुआना यह बता रही थी तो कार्लो डर के मारे पीला पड़ता जा रहा था। उसे मालूम था कि उससे अगले दिन सेंट जॉन का त्योहार है। उस रात घड़े हुए मुर्दे भी उठ खड़े होते हैं। वह समझ गया कि जुआना ने जिन्हें देखा था वे स्पेन के मूर लोगों के भूत प्रेत थे। मूर लोगों का राजा जिस जगह दफनाया गया था वे सब लोग वहीं जाया करते हैं। तुम्हारा भला हो, उसने हाथ मलते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि कल सेंट जॉन है और आज घड़े हुए मुर्दे कब्र में से उठे हैं। चारों तरफ भूत प्रेत फैल रहे हैं और तुमने कौनचिता को झरने पर पानी भरने भेज दिया। यदि उसे कुछ भी हो गया तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। और वह पागलों की तरह भागता हुआ झरने की ओर चल दिया। आकाश में पूरा चंद्रमा निकल रहा था और चारों ओर दिन की सी रोशनी फैल रही थी। जब वह झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कौनचिता के घड़े तो वहीं रखे हुए हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं है। बहुत देर तक वह पहाड़ की चोटी पर चिल्लाता फिरता रहा, लेकिन उसे कौनचिता नहीं मिली। उसने सोचा कि शायद कौनचिता किसी और रास्ते से घर लौट गई हो, इसलिए उसे घर जाकर देख लेना चाहिए। लेकिन घर जाकर उसे सिर्फ जुआना ही दिखाई दी, जो भय से कांप रही थी। कार्लो दरवाजे से ही लौट पड़ा और भागता हुआ फिर झरने की ओर गया। उसने सोचा कि जब दिन निकल आएगा तो वह उसके पद चिन्हों के सहारे उसे तलाश करेगा। उधर कौनचिता के साथ कया भी थी। अब जरा यह सुनो। कौनचिता पानी भरकर घर लौटने की जल्दी में थी और उसने अपने घड़े भर लिए थे। लेकिन जैसे ही वह घड़े उठाकर चलने को हुई कि उसे भी कहीं दूर से बहुत से घुड़सवारों की टापों की आवाज सुनाई दी। अपनी बुआ की तरह भागकर वह भी एक चट्टान के पीछे जा छिपी। उसने देखा कि वे सब घुड़सवार सफेद रंग के हैं और पुराने जमाने की पोशाक पहने हुए हैं और बिल्कुल चुपचाप चल रहे हैं, मानो किसी राजा की अर्थी के साथ जा रहे हो। सभी सिपाही से मालूम पड़ते थे, लेकिन उनकी शक्लें इतनी अजीब थी कि कौनचिता फौरन समझ गई कि ये भूत प्रेत हैं और इस दुनिया के लोग नहीं हैं। डर के मारे वह थर थर कांपने लगी। जब सब घुड़सवार वहां से गुजर चुके तो कौनचिता चट्टान के पीछे से निकली और जल्दी से अपने घड़े उठाकर भागने के लिए तैयार हो गई। भूत प्रेतों के इस स्थान पर अब वह जरा भी नहीं ठहरना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह अपने घड़े झरने के पास से उठा रही थी, झरने के दूसरी ओर एक स्त्री प्रकट हुई। उसके कपड़े सफेद रेशम के बने हुए थे और चांद की रोशनी में वे इस तरह चमक रहे थे मानो उन पर चांदी से किसी ने कढ़ाई बुनाई कर रखी हो। उसके लंबे लंबे काले बाल कंधों पर से लटक कर घुटनों के नीचे तक जा रहे थे। वह सुंदर तो थी लेकिन पीली पड़ी हुई थी। वह छपुचाप खड़ी हुई कौनचिता की ओर देख रही थी। कौनचिता के डर के मारे प्राण निकले जा रहे थे। अंत में कौनचिता ने साहस करके पूछा, आप मुझसे कुछ कहना चाहती है क्या? हाँ, उस स्त्री ने धीमी और मीठी आवाज में उत्तर दिया। अगर तुम चाहो तो मेरा एक बड़ा काम कर सकती हो, क्योंकि उस काम को करने के लिए तुम्हारी जैसी ही किसी निर्दोष और सुंदर लड़की की जरूरत है। मैं कई साल से तुम्हारी जैसी ही किसी लड़की की बात में हर साल इसी दिन इस झरने के पास आया करती हूँ, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की मुझे आज तक नहीं मिली। तुम ही पहली लड़की हो जो आज मुझे मिली हो।
कॉन्चिता कार्लो और उसके साथ नाचने की बात सोचने लगी, लेकिन उस स्त्री की आवाज में इतनी मिठास और करुणा थी कि कॉन्चिता से उससे मना नहीं किया गया। उसने धीरे से कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। अच्छा तो मेरे साथ आओ, वह बोली, और कॉन्चिता अपने घड़े वही झरने के पास छोड़कर उस स्त्री के पीछे पीछे चल दी। दोनों चुपचाप बहुत देर तक चलती रही। अंत में वे एक पहाड़ी गुफा के द्वार पर आई, जिसका मुंह एक काले पत्थर से बंद था। स्त्री ने जो ही अपना हाथ उस गुफा के दरवाजे पर रखा, वह पत्थर हट गया। इसके बाद वह गुफा कॉन्चिता को साफ साफ दिखाई देने लगी। वह स्त्री कॉन्चिता से बोली, अपनी आंखें बंद कर लो और मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे ले चलूंगी। उस स्त्री का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। दोनों बहुत देर तक चलती रही। अंत में कॉन्चिता को लगा कि वह पहाड़ के नीचे बिल्कुल पाताल में आ गई है। यहाँ आकर वह स्त्री रुक गई और बोली, अब तुम अपनी आंखें खोल लो। कॉन्चिता ने अपनी आंखें खोल ली। गुफा का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौधिया गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो गुफा में चारों ओर हीरे ही हीरे जड़े हुए हैं। हीरे मोतियों की चट्टानें उसके सामने पड़ी हुई थी और छत पर भी हीरे ही हीरे लगे हुए थे। उसके चारों ओर जो कुछ भी था बड़ी तेजी से चमक रहा था, लेकिन यह सब चीजें किसी ऐसी रोशनी में चमक रही थी जो न तो सूर्य की ही हो सकती थी और न ही चांद की। पता नहीं चल रहा था कि वह रोशनी कहां से आ रही है। मेरे पास आकर बैठो, वह स्त्री कॉन्चिता से बोली, फिर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी और बताऊंगी कि तुम किस प्रकार मेरी सहायता कर सकती हो। कॉन्चिता उसके पास आकर बैठ गई। उस स्त्री ने अपनी कहानी शुरू की। आज से सदियों पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक सुंदर सी बच्ची थी। मेरा जन्म मूर परिवार में हुआ था। उन दिनों मूर और ईसाई लोगों में बड़ी लड़ाई चला करती थी। एक बार उन लोगों ने हमारे शहर को घेर लिया और मैं उनके घेरे में आ गई। पहले तो मुझे अपने भाई बहनों की चिंता होने लगी, किंतु अंत में मैं उस ईसाई अफसर पर मोहित हो गई जिसने मुझे पकड़ रखा था। वह मुझे अपने देश ले गया और उसने मुझे ईसाई बना लिया। फिर हम दोनों की शादी हो गई। जब मेरे पिताजी ने यह बात सुनी तो वह मृत्युशैया पर पड़े आखिरी सांस ले रहे थे। मरते मरते भी उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैंने जो अपने देश और धर्म को छोड़ा है, उसकी सजा में मैं मरने के बाद तब तक भूत बनकर घूमती रहूंगी जब तक कोई सुंदर और बिल्कुल निर्दोष लड़की मेरे साथ इस गुफा में आकर मेरी सहायता न करेगी। ये गुफा जादू की है और उस लड़की को मेरा हाथ कसकर पकड़े रखना होगा। इस बीच जो भी जादू मुझ पर हुए हैं वे सब धीरे धीरे करके उतरेंगे। जब सब जादू उतर जाए तो वह लड़की मुझे चूम ले। बस इस तरह मेरी दुखी आत्मा को शांति मिल सकती है। लेकिन क्या तुम में इतना साहस है कि तुम मेरा हाथ पकड़े बैठी रहो? मैं कोशिश तो जरूर करूंगी, कॉन्चिता ने साहसपूर्ण शब्दों में उत्तर दिया। उस स्त्री ने कहा, चाहे जो भी हो, लेकिन तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। अपनी प्रार्थनाएं भी कभी मत बंद करना। जब तक तुम प्रार्थना करती रहोगी तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तुम जरा भी न चिल्लाना और किसी का नाम लेकर भी मत पुकारना। यदि तुम कहीं भी चूक गई तो मेरे ऊपर जो शाप है उसका प्रभाव धूना हो जाएगा, लेकिन अगर तुम सफल हो गई तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। और उसने कॉन्चिता को कांसे का एक पुराना सा घड़ा दिया जो वहीं पड़ा हुआ था। कॉन्चिता ने घड़ा हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ में उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वह जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़ने लगी। उसने भय से देखा कि उसकी साथी औरत फौरन ही एक भयंकर काले रीछ में बदल गई है। जो हाथ उसने पकड़ रखा था वह अब एक रीछ का घने बालों वाला पंजा बन गया था। भय के मारे वह उसे छोड़ने वाली ही थी कि उसे उस स्त्री की बात याद आई। उसने फौरन ही उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से प्रार्थना पढ़ने लगी। तुरंत ही सारी गुफा बड़े बड़े भयावने रीछों से भर गई और सब उसकी ओर देख देख कर दांत निकालने लगे। लेकिन उसने भी अपनी साथिन का हाथ कसकर पकड़े रखा और बराबर प्रार्थना पढ़ती रही। थोड़ी देर में ही गुफा में चारों ओर अंधेरा फैल गया और उसे समुद्र की लहरों जैसी आवाज सुनाई दी। इन लहरों की दहाड़ के साथ ही उसे कुछ घुड़सवारों की आवाज आई जो गुफा के ऊपर से गुजर रहे थे। फिर सब शांत हो गया, लेकिन थोड़े ही देर बाद अचानक उसके कानों में कार्लो की आवाज आई, कॉन्चिता, कॉन्चिता, तुम कहाँ हो? प्यारी कॉन्चिता, तुम कहाँ हो? उसने रीछ का हाथ पकड़े ही पकड़े कार्लो की बात का जवाब देना चाहा, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि वह कहाँ है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्लो की आवाज अब भी बराबर उसके कानों में आ रही थी, कॉन्चिता, कॉन्चिता। उसने उन आवाजों की परवाह न करके जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह आवाज भी आना बंद हो गई। अंत में गुफा में फिर रोशनी आना शुरू हो गई और उसी प्रकार हीरे चमकने लगे। उसके हाथ में जो पंजा था वह धीरे धीरे और भी ठंडा होने लगा और उसकी शक्ल भी बदलने लगी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि उसके हाथ में जो हाथ है उसका अब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसे फुंकारने की सी आवाज सुनाई दी और उसने डरते डरते आंखें खोलकर देखा कि उसकी साथिन स्त्री अब एक बहुत लंबे और मोटे सांप में बदल गई थी।
तुरंत ही उसके चारों ओर गुफा में सांप ही सांप दिखाई देने लगे जो उसको डसने की कोशिश करने लगे। लेकिन कौनचिता ने भी अपने हाथ वाले सांप को पकड़े ही रखा और जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़ती रही। थोड़ी देर में सब सांप गायब हो गए। जहां वह खड़ी थी वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और उसने अपने आप को लाल लाल लपटों के बीच पाया। उसके हाथ का सांप अब एक जलती और दहकती हुई लाल सलाख में बदल गया। वह डरकर उसे छोड़ने ही वाली थी कि उसे फिर अपनी दुखिया साथिन का ध्यान आया। वह उसको पकड़े खड़ी रही और अपनी प्रार्थनाएं दुहराती रही। अब उसने देखा कि वह स्त्री फिर से प्रकट हो रही है। उसने जो जलती हुई सलाख पकड़ रखी है वह फिर कोमल सफेद हाथ में बदल गई और थोड़ी थोड़ी आग उसके चारों ओर जल रही है। अच्छा, अब मुझे चूम लो, उस स्त्री ने धीरे से कहा। कौनचिता ने डरते डरते आग की लपटों पर झुककर उसे चूम लिया। फौरन ही आग गायब हो गई और चारों ओर ठंडक फैल गई और सब शांत हो गया। कौनचिता का जो हाथ उस स्त्री के हाथ को पकड़े हुए था वह अब खाली था, लेकिन अंधेरे में भी कौनचिता को किसी की लंबी और संतोषपूर्ण सांस सुनाई दी और उसे बड़े जोर की नींद आ गई। जब वह सोकर उठी तो उसने अपने को झरने के पास पाया। पास ही उसके घड़े भरे हुए रखे थे। पहले तो उसने सोचा कि यह सब सपना रहा होगा, लेकिन उसने देखा कि अब भी उसके हाथ में वह घड़ा है जो उस स्त्री ने उसे दिया था। उसे विश्वास हो गया कि रात वाली बात सपना नहीं बल्कि सच थी। लेकिन वह घड़ा अब सोने का लग रहा था। पौ फटने लगी थी और चारों ओर चिड़िया चहचहाने लगी थी। कौनचिता का मन प्रसन्न था। उसने घड़ा उठाया और घर की ओर चल दी। वह थोड़े ही दूर गई होगी कि उसने कार्लो को अपनी ओर आते देखा। कार्लो के चेहरे पर चिंता छाई हुई थी। वह बड़ा उतावला सा हो रहा था। कार्लो उसे देखकर खुशी से पागल हो गया और उससे बार बार रात का हालचाल पूछने लगा। कौनचिता ने उसे रात वाली कहानी कह सुनाई और साथ में वह घड़ा भी उसे दिखा दिया जो उस स्त्री ने कौनचिता को दिया था। कार्लो ने उसे हाथ में ले लिया और उसमें से हाथ डालकर कुछ निकालना चाहा, लेकिन जो भी उसके हाथ में आता वह कंकर पत्थर बन जाता। कौनचिता ने घड़ा उसके हाथ से ले लिया और अपना हाथ डालकर उसमें से कुछ निकाला। जो भी उसके हाथ में आता वही सोने का बन जाता। अरे वाह, कार्लो बोला, मेरे हाथ इतने कमबख्त हैं। जब वे दोनों घर पहुंचे तो जुआना बैठी अपनी भतीजी के शोक में आंसू बहा रही थी। रात भर वह सोचती रही थी कि उसे कौनचिता के साथ इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। वह निश्चय कर चुकी थी कि अब कभी भी उससे नाराज नहीं होगी, लेकिन आदतें इतनी जल्दी नहीं बदल जाती। थोड़े दिनों में ही जुआना फिर उससे उसी तरह नाराज होने लगी और उस पर भारी भारी काम डालने लगी। झरने पर तो उसे अगले दिन से ही भेजने लगी। कौनचिता के पिता जब व्यापार से लौट आए तो उन्होंने कौनचिता की सगाई कार्लो से कर दी। उस घड़े में जो रुपया था उससे उन्होंने अपने गांव के पास ही एक सुंदर सा खेत खरीदा और वहीं घर बनाकर रहने लगे। कौनचिता के पिता जब भी घर रहा करते तो उनके खेत पर जरूर जाते। कौनचिता और कार्लो हर प्रकार से सुखी रहने लगे। उनकी गायों के नीचे सबसे ज्यादा दूध रहता था। उनकी मुर्गियां साल भर में 12 महीने अंडे देती थी और उनके खेत में पेड़ों पर खूब शहद उतरा करता था। इस प्रकार दोनों सुख से अपना जीवन निर्वाह करते रहे। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।